नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का 4th पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जिसमें फ्लॉपी डिस्क का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क धातु से बना एक चुंबकीय डिस्क है और एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सतह के साथ कवर किया गया है। ड्राइव मुख्य स्थान है जहां सभी डेटा संग्रहित किया जाता है। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर। ठीक है, अधिकांश हार्ड डिस्क ड्राइव में एल्युमिनियम, ग्लास या सिरेमिक के स्पिनिंग प्लेटर्स होते हैं जो एक चुंबकीय मीडिया के साथ लेपित होते हैं। एक एकल यानी कि यूनिफाइड हार्ड डिस्क में आमतौर पर कई प्लॉट होते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल बाजार में 500 GB, 1 TB और इससे भी बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए बाजार में भारी कैपेसिटिव हार्ड डिस्क उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है, जो हार्ड डिस्क होती है, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो हार्ड डिस्क में ही किया जाता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में जो डाटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है, यानी कि जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं तब तक डाटा डिलीट नहीं होता है। इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है 500 GB या 1 TB या उससे अधिक भी इसकी मात्रा हो सकती है। गिलास, एल्युमिनियम, सिरेमिक, ये जो इसके हैं ये एलिमेंट्स हैं जिसका यूज़ करके हार्ड डिस्क की डिस्क को बनाया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक से लोपित एक डिस्क होती है, जिसमें प्लेटर्स, सेक्टर्स, बहुत सारे और आइटम्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। प्लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ड डिस्क को फिक्स करते हैं, यानी कि जो हार्ड डिस्क में फिक्स रहते हैं, बीच में बहुत सारे होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। दूसरा है हेड्स, ईच साइड ऑफ ए प्लेटर। हेड जो होता है यानी कि जिसके माध्यम से डाटा को लिखा जाता है, रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। ठीक है, वो हेड होता है जो हर साइड, प्लेटर के हर साइड में होता है। उसके बाद ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स एक सेक्शन होता है गोल गोल प्रकार में, जैसे डिस्क जो होती है वो गोल होती है, उसी प्रकार में उसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं राउंड शेप में। ट्रैक जैसे आप लोगों ने रनिंग ट्रैक वगैरह देखे होंगे, ठीक है, सेम उसी प्रकार के ट्रैक इस डिस्क में भी बने हुए होते हैं। सेक्टर एक छोटा सा हिस्सा होता है ट्रैक में बना हुआ। ठीक है, ट्रैक का जो छोटा सा एक हिस्सा होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। फिर क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर सबसे छोटा यूनिट होता है हार्ड ड्राइव में लिखे हुए डाटा का, यानी कि ये सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, जिसमें जो डाटा वगैरह होता है वो रीड किया जाता है। ये एक यूनिट होती है जो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट सिलेंडर है। सिलेंडर ट्रैक्स ऑफ द सेम डायमीटर ऑन ईच प्लेटर। ये जो सिलेंडर होते हैं ट्रैक की तरह होती हैं, लेकिन इनका जो डायमीटर होता है वो सेम रहता है प्लेटर्स के बराबर, यानी कि जैसे प्लेटर्स का होता है वैसे ही सिलेंडर का भी डायमीटर होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि ऑप्टिकल डिस्क CD रोम। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब जो है स्टूडेंट्स, जहां ऑप्टिकल शब्द की बात होती है वहां आप लोग समझ जाइए कि यहाँ लाइट फॉर्म की बात हो रही है, यानी कि प्रकाश की बात हो रही है। आप लोगों ने
आपके पहले समय में जो डीवीडी या सीडी की जो डिस्क आती थी, यानी जो कैसेट्स होती थी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी। उसमें जो डाटा होता था, यानी कि उसमें आप लोग म्यूज़िक या मूवीज़ वगैरह या कुछ और वीडियोज़ वगैरह देखते थे टीवी पर, तो वो एक प्रकार का डाटा होता था जो उस डिस्क में सेव किया जाता था। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ये डाटा को स्टोर करते हैं। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये जो डिवाइस होती हैं या ये जो डिस्क होती हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले डाटा को बहुत तेज़ी से स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो लेज़र बीम के माध्यम से, यानी कि लेज़र बीम लाइट जो होती है उसके माध्यम से लिखा जाता है और उसी के माध्यम से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ काइंड्स हैं, यानी कि कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं। पहला है राइट वंस रीड मैनी डिस्क, यानी कि जो नॉर्मल सीडी होती है, इसका मतलब है कि हम इसे एक बार लिख सकते हैं और कई बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कई बार रीड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आगे जो लिखा है ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि नॉर्मल सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB तक होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है या कभी कभी इसका पेपर में जिक्र भी किया जा सकता है, आप लोगों को नोट कर लेना है। दूसरा है रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि ये ऐसी डिस्क हैं जिन्हें हम बार बार राइट कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार राइट हो गई उसके बाद दोबारा नहीं होंगी, लेकिन ये जो होती हैं इन्हें हम रीराइट कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी के अनुसार दोबारा से राइट कर सकते हैं। तीसरा है सीडी रोम, ठीक है, यानी कि जो हम नॉर्मल सीडी की कैसेट्स में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सीडी रोम की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी कि कभी कभी सीडी की या डीवीडी दोनों की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर में, तो इनको आपको याद रखना है। सीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। जो 4th पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, 4th पॉइंट में डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत ध्यान से याद कर लेनी है, ये पूछा जाता है। दूसरा इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है डाटा को सेव करने की वो होती है 4.7 GB। ठीक है, आगे USB थंब ड्राइव, यानी कि USB वगैरह पेन ड्राइव वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, ये फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल होती हैं। जैसे कि हमने 3 प्रकार की मेमोरी का डिस्कशन किया था, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। तो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल फ्लैश डिस्क सीडी वगैरह डीवीडी वगैरह ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, और जो पेन ड्राइव वगैरह है या USB वगैरह हैं वो फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल होती हैं। ये मेमोरी सबसे तेज होती हैं, यानी कि फ्लैश मेमोरी जो है वो इन दोनों से भी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में। ठीक है, तो आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये हार्डवेयर का टॉपिक था, और हार्डवेयर के विभिन्न प्रकार के टॉपिक हमने देखे। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आप लोगों ने कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट पूरे ध्यान से पढ़ लिया था। हमने शुरुआत में बताया था कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है, यानी कि निर्देशों का एक सेट होता है जो यूज़र को अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कार्यशील बनाते हैं। यह डाटा और निर्देशों का सेट होता है तथा यूज़र सॉफ्टवेयर पर ही कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया।
पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर को हार्डवेयर से या हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे विंडोज़ वगैरह या ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम को सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस पर यूज़र अपना कार्य करते हैं, जैसे नोटपैड, MS वर्ड, गेम्स आदि। यानी कि जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन पर यूज़र कार्य करता है। ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब ऐसे जो कार्य करते हैं, यानी कि जिनका कार्य होता है फ्रेमवर्क की तरह कार्य करना। ठीक है। फ्रेमवर्क ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अक्सर उत्पादकता कार्यक्रम या अंत उपयोगकर्ता यानी कि एंड यूजर कार्यक्रम कहलाते हैं, क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं के कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि वो जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसको पूरे करने में हमारी मदद करें, या हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसको कंप्लीट करें। जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस बनाना और पब्लिकेशंस बनाना, ऑनलाइन शोध करना है, यानी कि जो हम ऑनलाइन सर्च वगैरह करते हैं, ईमेल भेजना है, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, या वेबसाइट चलाना, और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में यानी कि MS वर्ड में, स्प्रेडशीट चलाते हैं हम लोग, ईमेल आप मोबाइल पर या फिर अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं। आप ग्राफिक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के द्वारा। आप वेबसाइट चलाने के लिए टैली का भी उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कार्य के लिए विशिष्ट हैं जिसे यह एक कैलकुलेटर अनुप्रयोग के रूप में या एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के रूप में जटिल रूप में सरल हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करते हैं। पहला है एप्लीकेशन सूट। ठीक है, सूट का मतलब होता है कि ये पूरा एक सेट, मान लीजिए कि इनका पूरा एक सेट है, जो पूरा सेट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम सूट कहते हैं। ठीक है। दूसरे हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, व्यवसायिक सॉफ्टवेयर। इसमें पहला क्या है, इसके कुछ पार्ट हैं, जिसमें पहला है इंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे व्यवसाय का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग होगा। दूसरा है इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई दूसरा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे कर्मचारी लोगों को या वर्कर लोगों का डाटा बनाया जाएगा। तीसरा है कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, यानी कि हम एक लिस्ट तैयार करेंगे कौन सा कर्मचारी कितने समय काम करता है या क्या सामान लेना है, क्या देना है, इस प्रकार से। उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यानी कि जो शिक्षा संबंधित सॉफ्टवेयर होंगे। और उसके बाद है मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं। दूसरे जो हैं सॉफ्टवेयर वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, यानी कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं उनको देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि कौन सा कंपोनेंट सही ढंग से कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य सही नहीं कर रहा है, या किसके लिए क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए या किसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के व्यक्तिगत हार्डवेयर घटकों नियंत्रण, एकत्रित और प्रतिबंध करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के संचालक को नियंत्रण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इन्हीं को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर को चला सके।
ठीक है, या अधिक कार्यक्रमों के सेट के रूप में परिभाषित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास एक जटिल कार्य को करने के लिए और इसके लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो हमें उसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण और आपूर्ति करता है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए ही किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि कुछ उनके रूप हैं, जैसे डॉस। आप लोगों ने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने यूनिक्स देखा होगा और आप लोगों ने विंडोज, जो कि बहुत नॉर्मल है, आप लोगों ने उनको भी देखा होगा। तो ये क्या है, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर की देखभाल करते हैं, उसके रख रखाव पर कार्य करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, कंप्यूटर के हार्डवेयर को सही ढंग से नियंत्रण करना, किस डिवाइस में किस प्रकार का एरर है, यदि कोई एरर है तो उसे दूर करना, इसकी सिक्योरिटी का देखभाल करना, यानी कि कोई सिक्योरिटी लगी हुई है कोई नहीं लगी हुई है, इस प्रकार की सारी जानकारी रखना, पॉलिसीज वगैरह लगाना। ठीक है, इस प्रकार की जो जानकारी होती है या फिर इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कार्य को करते हैं। ठीक है, जो सामान्य रूप से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, जानते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे पहला फाइल व्यूअर, ये इन चीज़ों को देखते हैं। फाइल कंप्रेसर जैसे विनजिप, विनआरआर, ठीक है, ईटीसी, ये कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ये जो कुछ टूल्स होते हैं जो जो हार्ड डिस्क की स्पेस को कम करने के काम करते हैं। डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज, ये जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रोग्राम सही से नहीं कार्य करता है या कोई हार्डवेयर कंपोनेंट सही से कार्य नहीं करता है तो हम उसका जो ट्रिपल शूट करते हैं वो होते हैं ये। डिस्क स्कैनर, जो बेकार की फाइल्स होती हैं या जो अनयूज्ड फाइल्स होती हैं उनको स्कैन करके डिलीट वगैरह जो आप लोग करते हैं ये उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर एंटीवायरस हैं, यानी कि जो एंटीवायरस हम लोग किसी बाहरी अटैक से बचने के लिए इसमें इंस्टॉल करते हैं, ये वो होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम की देखभाल करते हैं, उसके रख रखाव पर कार्य करते हैं, यानी कि एक प्रकार से उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कार्य करते हैं। आगे देखते हैं मोबाइल ऐप्स। हार्डवेयर के बाद आपने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, और सॉफ्टवेयर के बाद में मोबाइल ऐप्स का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब से आपका CCC का सिलेबस अपग्रेड हुआ है, चेंज हुआ है, तब से इन मोबाइल ऐप्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको राय दूंगा कि इन ऐप्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें, या जो जानकारी इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनें। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो मोबाइल ऐप होते हैं वो सामान्य रूप से आप गूगल प्ले स्टोर, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन के लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या फिर एप्पल का जो फ़ोन है iOS उसके लिए आप उसके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम 10 सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है भीम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम ऐप की ये फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद कर लीजिए आप इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या फिर अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए। यह ऐप एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि जो यूपीआई शब्द आपने सुना होगा, यूपीआई आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म यूपीआई की ही फुल फॉर्म होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और इसे भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है।
किया गया था। ठीक है, यानी कि सन 2016 में जब नोटबंदी का समय था तब इसको राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि कब इसको विकसित किया गया था और किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो नाम है वो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। इसका उद्देश्य सीधे बैंकों के माध्यम से ई भुगतान की सुविधा देना है और इसे 2016 के भारतीय बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन के तहत और कैशलेस लेन देन की ओर ड्राइव करना था। यानी जो कैशलेस की प्रोसेस थी, इसका उद्देश्य था कि इंडिया को कैशलेस रूप में कैशलेस बनाया जाए। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स भी थे जो नीचे दिए गए हैं। मैंने आपको वन बाई वन इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला है यूपीआई का उपयोग करने वाले सभी बैंकों का समर्थन करें। यानी कि यूपीआई का जो उपयोग था वो सारी बैंकें इसका समर्थन करती थी। दूसरा है तत्काल भुगतान अवसंरचना पर निर्मित, यानी कि जो इमीडिएटली फंड ट्रांसफर होता है उसके बिहाफ पे इसको बनाया गया। दो बैंक खातों के बीच तत्काल धनराशि हस्तांतरण की अनुमति देना, यानी कि आप इसके माध्यम से दो बैंकों के बीच में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, यानी कि जो यूपीआई एड्रेस होता है, जो आप यूपीआई जब यूज़ करेंगे तो मोबाइल नंबर अपना जो देंगे उसका उपयोग करके पैसे का लेन देन किया जा सकता है। ये आप लोग सभी जानते हैं कि जो एड्रेस हम यूपीआई में बनाते हैं वो हम अपने मोबाइल नंबर को ही लेकर बनाते हैं, तो उसके माध्यम से भी पैसों का लेन देन किया जा सकता है। ऐप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, ये इसकी एक बहुत खास बात है। और जो मेन पॉइंट है इसका वो है वर्तमान में अधिकतम इसकी जो राशि है वो आप 10,000 प्रति लेन देन की है, यानी कि आप 10,000 रुपये इसको यूज़ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में इसका पॉइंट है पहचान और सुरक्षा के लिए ऐप को जल्द ही आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा ऐप है माई गवर्नमेंट ऐप। यह ऐप देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों के सक्रिय विभाजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नगरीय सगाई मंच है। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार द्वारा विकास के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों से भीड़ के लिए प्रशासन के विचारों का स्रोत है, यानी कि जो भीड़ भाड़ है, जब लोग अपने विचारों को इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को चर्चा करने और विभिन्न सरकारी परियोजना और योजनाओं में योगदान करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके भी फीचर्स हैं। उपयोगकर्ता केंद्रीय मंत्रालयों के साथ अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और विचारों को लॉगिन और साझा कर सकते हैं, ये मैंने आपको भी बताया। उपयोगकर्ता चर्चा में शामिल हो सकते हैं, चुनाव ले सकते हैं और अंतर्गत के सिद्धांत के आसपास समूह बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो है IRCTC कनेक्ट ऐप। ये हम सभी जानते हैं कि IRCT है रेलवे का ऐप है जो भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो टिकट बुकिंग के लिए किया जाता है। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे उपयोगकर्ता ट्रेन टिकट खोज और बुक कर सकते हैं। उपयोगकर्ता टिकट देख और रद्द कर सकते हैं। ऐप ने हाल ही में जुड़े गए यात्री विवरण को बरकरार रखा है, यानी कि जो इसमें नए यात्री जुड़े हैं उनके डाटा को भी इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। नए उपयोगकर्ता सीधे ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि जो नए यूजर हैं वो भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह आपको आने वाली यात्राओं के लिए भी सचेत करता है, यानी कि जो आगे नेक्स्ट जर्नी कौन सी है उसके बारे में भी आपको बताता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए आप इतना ही है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर ना भी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, ताकि मैं उसको अगली बार अच्छे ढंग से बना सकूं। ठीक है गाइस, थैंक यू।